नमस्कार साथियों। राकेश वर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बच्चों की डिमांड पे अपन आज एक नया टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये टॉपिक होगा। प्रीवियस क्लास में जिस प्रकार से अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो किया था, तो उसमें अपन ने समझा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस प्रकार से अपीयर होता है, किस प्रकार से जनरेट होता है और उसमें सारे इवेंट्स वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बच्चों की दृष्टि से देखें तो कि कॉम्प्लिकेटेड जिसको वो मानते हैं, अ, वो टॉपिक आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन बात करेंगे कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके द्वारा प्रजनन के लिए oogenesis और फोलिकुलर जो डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रोसेस है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है, या जो सेकेंडरी oocyte एक फीमेल के अंदर जिसका निर्माण होता है या सेकेंडरी oocyte बनता है, तो उसकी बढ़ने की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, उसमें फॉलिकल्स का क्या रोल होता है, और ये फॉलिकुलर और oogenesis की प्रोसेस जो कि एक साथ देखने को मिलती है, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट है वो देखने को मिलते हैं। और एक जो फीमेल की जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर एक सेकेंडरी oocyte है, उसका निर्माण किस प्रकार से देखने को मिलता है, उसकी अपन आज की वीडियो में बात है वो करने वाले हैं। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। कि oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट, की फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, oogenesis है वो किससे कहते हैं, इन सब चीजों की अपन स्टेप बाय स्टेप है वो आज के इस वीडियो में बात है वो करने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये फॉलिकुलर oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ये क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इस चीज की बात अपन क्यों करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले अपना जो टॉपिक है वो रहेगा oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, the formation of female gametes, eggs, is a fundamental process for reproduction. Unlike males who produce sperm continuously after puberty, females are born females are born with all the eggs they will ever have. These eggs develop through a long carefully regulated process that begins before birth and continues until menopause. ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की जब बात होती है तो उसमें ये देखने को मिलता है कि मेल और जो फीमेल होते हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, मेल गैमेट्स है वो बनते हैं, और फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस के माध्यम से जो सेकेंडरी oocyte है या जो ओवम है उसका उसकी जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स है। ये एक नया जीवन उत्पन्न करने के लिए, एक नई प्रजाति बनाने के लिए, एक नए ह्यूमन बीइंग का निर्माण होने के लिए इन दोनों गैमेट्स की आवश्यकता है वो होती है। ठीक है। फीमेल गैमेट से आपको ओवम सेकेंडरी oocyte है वो मिलता है, और मेल गैमेट से आपको मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म होता है, जो टेस्टिस के अंदर जिसका प्रोडक्शन होता है वो देखने को मिलता है। अब ये जो मेल गैमेट्स जो होता है जिसको अपन स्पर्म बोलते हैं, इसका निर्माण जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके टेस्टिस के अंदर देखने को मिलता है। इसकी फिर कभी कोई क्लास करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण है वो देखने को मिलता है। ठीक है। उसी प्रकार से जो सेकेंडरी oocyte होता है या जो ओवम होता है, ठीक है, जो अंडे का जो निर्माण होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का एक ऑर्गन होता है जिसको अपन ओवरी के नाम से जानते हैं, उस ओवरी के अंदर ये देखने को मिलता है। एक बात। दूसरी बात, दोनों में भिन्नता क्या है, तो जो मेल का जो स्पर्म होता है, मेल के अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। ठीक है। जब वो प्यूबर्टी की एज पे आता है, एडोलसेंस एज पे आता है, मतलब 13 ईयर के लगभग की एज का जो कोई भी मेल होता है, तो उसके बाद उसके टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म है या जो मेल गैमेट्स है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है। जबकि फीमेल के अंदर ये प्रक्रिया है या ये जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी सी भिन्न होती है। ठीक है। तो उसकी बात अपन करने वाले हैं oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। तो फीमेल्स की जब बात आती है तो फीमेल्स के अंदर इसके अंदर जो प्रक्रिया है इसमें डिफरेंस है वो क्या देखने को मिलता है, उसकी अपन थोड़ी सी बात है वो करते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा है वो अपन करते हैं। ठीक है। तो फीमेल जो गैमेट बनता है जिसको अपन सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, ये फीमेल गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है
ये जो फीमेल होते हैं उसके जन्म से पहले ही ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जब एक फीमेल है, वो फीमेल जब अपने मदर के वोम्ब में होती है, ठीक है, अपनी माँ के गर्भ में होती है, तभी उसकी ओवरी के अंदर, जब उसकी ओवरी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी उसके अंदर ये जो एग्स है इनके बनने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक बात तो ये चीज है, वो एक भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है, जन्म से लेके, जब जन्म होने के बाद से लेके जब वो प्यूबर्टिक एज पे आती है, जब वो एडोलसेंस एज पे आती है, तब जाके उसमें ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है और एक का निर्माण होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रारंभिक जो इसकी स्टेज होती है या जो प्राथमिक जो स्टेज होती है कि जो एक का निर्माण है, ठीक है, या एक जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, वो कब के बन जाते हैं, जब बच्ची माँ के पेट में होती है, तभी उसके अंदर वो चीज देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि बनना कब स्टार्ट होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद वो सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसके अंदर डिफरेंस है वो अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात करें इसके डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन देखेंगे कि जो oogenesis की जो प्रोसेस होती है, oogenesis की जो प्रोसेस होती है, oogenesis का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस जिसके माध्यम से एक एग का निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण है वो देखने को मिलता है। तो इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ formation, growth and maturation of the female gamete called the ovum or egg within the ovaries। कि ओवरीज के अंदर फीमेल की जो ओवरीज है, उन ओवरीज के अंदर एक एग का बनना और बनने के बाद उसका मेच्योर होना और मेच्योर होकर रिलीज होने तक की जो प्रोसेस होती है जिससे कि अपन को फीमेल गेमेट है वो मिलता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वो एक विद इन ओवरीज के अंदर होती है जो कि ओवम है वो प्रोड्यूस करवाने का काम करती है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, oogenesis के नाम से अपन जानते हैं, वो oogenesis है वो कहलाती है। ठीक है, एक बार तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से इवेंट्स है वो अपन को देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन, इस प्रक्रिया के अंदर अपन को माइटोसिस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको म्यूटिक डिवीजन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस जो भी प्राइमरी oocyte बनेगा या जो oocyte सेकेंडरी oocyte बनेगा उसके आसपास कुछ फोलिकुलर साउंडिंग कुछ फोलिकल्स है उनका निर्माण है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एक सेकेंडरी oocyte होता है, उस सेकेंडरी oocyte का जब निर्माण होता है, निर्माण होने से पहले उसके ऊपर एक कवरिंग बढ़ती है। ठीक है, उस कवरिंग को अपन फोलिकल के नाम से जानते हैं। तो फोलिकल्स का डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर का या इस टॉपिक का अपने नाम लिखा oogenesis एंड फोलिकुलर डेवलपमेंट, कि oogenesis तो हो रहा है, उसके साथ में फोलिकल्स का डेवलपमेंट भी अपन को देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब मान लो कि ये एक सेकेंडरी oocyte है या एक प्राइमरी oocyte है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी या सेकेंडरी जो oocyte आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर एक लेयर का निर्माण होगा, एक फोलिकल्स की लेयर है वो बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो स्ट्रक्चर से मिलकर एक स्ट्रक्चर है उसका निर्माण है वो देखने को मिलेगा। ऊपर वाले को अपन फोलिकल बोलेंगे और अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला आपका सेकेंडरी oocyte है वो कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के अपन क्या बोल देंगे कि oogenesis एंड फोलिकुलर डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फोलिकुलर डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवेरियन follicle which encloses the developing oocyte and produces hormones essential for reproduction। कि रिप्रोडक्शन के लिए या जो अपन को फीमेल गेमेट्स की आवश्यकता होती है, वो फीमेल गेमेट्स बनने के लिए फोलिकल्स का डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलेगा। एक बात, ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो इसका जो साइकिल होगा, इसके अंदर आपको कौन कौन सी फेज है वो देखने को मिलेगी। तो oogenesis एंड फोलिकुलर डेवलपमेंट अगर इन 3 मेन फेजेस, ठीक है, oogenesis एंड फोलिकुलर डेवलपमेंट है वो आपको 3 फेज के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फीटल लाइफ बिफोर बर्थ, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबरिटी, चाइल्डहुड टू एडोलसेंस एंड फ्रॉम प्यूबरिटी टू मेनोपॉज, रिप्रोडक्टिव ईयर्स की बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मोटी मोटी बात यह है कि एक फीमेल है, उसकी ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है उनका निर्माण होना है, ओवम का निर्माण होना है। तो उस निर्माण होने की जो प्रोसेस है oogenesis है, तो oogenesis की प्रोसेस से कोई भी फीमेल अगर गुजर रही है तो उसको इन 3 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इन 3 फेज के अंदर वो तीनों चीजें वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फीटल लाइफ, ठीक है, जब बच्ची माँ के वोम्ब में है तभी से ये प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो फोलिकुलर डेवलपमेंट और oogenesis की जो प्रोसेस है वो जब बच्ची माँ के पेट में होती है तब से लेके जब बच्ची एडोलसेंस की एज तक आती है
तक का जो टाइम होता है उसके बीच में ये सारी चीजें या सारी प्रोसेस है वो देखने को मिलती है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है वो लगता है। अपन स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों की बात करेंगे कि कौन सी स्टेप के अंदर क्या चीज है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन 3 फेज के अंदर अपन पूरे चैप्टर को डिवाइड है वो करने वाले हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट फेज है वो है फीटल लाइफ, ठीक है, कि बिफोर बर्थ, बच्चे का जो जन्म ही नहीं हुआ है, बच्चे जब माँ के वोम्ब में है, जब माँ के वोम्ब में एक बच्ची है और उस बच्ची का जन्म नहीं हुआ है, फिर जब उसकी ओवरी का निर्माण हुआ है और उस ओवरी के अंदर कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो बच्ची की ओवरी होती है उसके अंदर कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वो बिफोर बर्थ, बच्चे का जन्म होने से पहले ही उसकी ओवरी के अंदर कुछ घटनाएं हैं वो अपन को देखने को मिलती है, उसको अपन बिफोर बर्थ के अंदर काउंट है वो करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके अंदर माइग्रेशन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये जो प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से अपन जानते हैं, और ये योग सेक से ओरिजिनेट होते हैं। इससे योग सेक जो होता है उससे ओरिजिनेट होते हैं और ये यहाँ से ओरिजिनेट होके ये माइग्रेट होंगे और माइग्रेट होके कहाँ जाएंगे, फीमेल की ओवरी के अंदर ये चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले कंडीशन क्या बन रही है, बच्ची माँ के पेट में है, बच्ची की ओवरीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है या डेवलपमेंट हो गया है, ठीक। तो बच्ची का ओवरीज का डेवलपमेंट हो गया है, तो बच्ची का जो योग सेक जो बना हुआ था, जो प्री एम्ब्रियो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर कुछ जर्म सेल्स पड़े हुए थे, ठीक है, कुछ जर्म सेल्स है जो कि मिलियन की संख्या में पड़े हुए थे, उनको अपन ने प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से जाना, ठीक है। ये जर्म सेल्स वहां से यहाँ से माइग्रेट होके, ठीक है, इस योग सेक से माइग्रेट होके बच्ची की ओवरी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जो बच्ची है उसकी जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर ये सेल्स चले जाएंगे मिलियंस की संख्या में, ठीक है। तो जन्म से पहले क्या काम हुआ कि बच्ची की ओवरी के अंदर माइग्रेट हो गए कौन से सेल्स, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो वहां से माइग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दूसरी स्टेप क्या देखने को मिलेगी अपन को, तो फॉर्मेशन ऑफ oogonia, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ oogonia की कंडीशन है वो अपन को देखने को मिलेगी। अब ये फॉर्मेशन ऑफ oogonia है ये क्या चीज है, ठीक है। तो oogonia अपन इन्हीं जो प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स थे वो कहाँ आ गए, बच्ची की ओवरी में आ गए, तो ओवरी में आते ही उन सेल्स को अपन ने नाम दे दिया oogonia। क्या नाम दे दिया, oogonia। क्यों oogonia इसलिए नाम दे दिया क्योंकि इन्हीं सेल से आगे जाके सेकेंडरी ओसाइट है या जो ओवम है या जो एग है उसका निर्माण है वो होना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। अब बच्ची की ओवरी के अंदर क्या आ गए, oogonia आ गए। oogonia मतलब बहुत सारे जो प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स थे उनको अपन ने oogonia नाम दिया, ठीक है। अब once inside the ovaries primordial germ cells differentiate into oogonia, ठीक है, और एक को अपन oogonia बोल देंगे, एक सिंगल सेल को अपन oogonia बोल देंगे और बहुत सारी है तो उनको अपन क्या बोल देंगे, oogonia बोल देंगे, ठीक है। अब ये ओवरीज के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो आ गए, ठीक है, और आने के बाद क्या होगा, oogonia आर डिप्लॉइड, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, मीनिंग दे कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम्स है वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 2-1 होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स है वो होते हैं, ठीक है। दे अंडरगो माइटोसिस, इनके अंदर माइटोसिस होगा सबसे पहले, माइटोसिस जो कि सिंपल डिवीजन होता है, रिपीटली होता है और प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है। देखो सेल डिवीजन की जब बात आती है तो 2 प्रकार के डिवीजन की अपन बात करते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जिसको अपन समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, मियोसिस जिसको अपन अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक पेरेंट सेल होती है, जैसे मान लो कि एक पेरेंट सेल है, ठीक है, तो इससे 2 नए सेल बनेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम्स है वो सेम रहेंगे, ठीक है। एक ह्यूमन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम है उतने ही दोनों नए बनने वाले सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सेल अपन को कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास जो oogonia था, ठीक है, जो oogonia थे या oogonia था, इन सेल्स के अंदर ये 2n सेल्स थे, कौन से थे, 2n सेल्स थे, मतलब डिप्लॉइड सेल्स थे, ये डिप्लॉइड सेल्स थे, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे। तो इन सेल्स के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, सबसे पहले इन सेल्स के अंदर माइटोसिस हुआ, ये वहां से माइग्रेट होकर कहां गए, ओवरी के अंदर आ गए, ओवरी के अंदर आने के बाद इनके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ तो और ज्यादा मिलियंस की संख्या में ये क्या हो गए, जर्म सेल से इनका निर्माण है वो हो गया, मतलब माइटोसिस हुआ तो सेल्स ने अपने आप को बढ़ाया, तो जो सेल्स पहले जितनी मात्रा में थे उससे और ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि ये जो सेल्स है इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, अपने आप को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब ट्रांजिशन टू प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, जैसे ये माइटोसिस की प्रोसेस होगी तो माइटोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगे उनको अपन प्राइमरी ओसाइट के नाम से जानेंगे, इस नाम से जानेंगे, प्राइमरी ओसाइट के नाम से अपन जानेंगे, ठीक है। तो बिफोर बर्थ मोस्ट oogonia स्टॉप डिवाइडिंग
and enlarge to become primary oocytes. Each primary oocytes enter prophase of meiosis first, but then arrested. Stop at this stage. It will remain arrested until puberty. ठीक है. At this point, each primary oocyte is surrounded by a single layer of flat follicular cells. This entire structure is called primordial follicle. primordial follicle. अब इस बात को अपन थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे ये मामला है वो क्या बन रहा है. ठीक है. जैसा कि अपन ने बात की कि सारे जो सेल्स है वो योग सेक्स से माइग्रेट होकर कहाँ आ गए, फीमेल की ओवरी के अंदर आ गए, जो कि अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है, वो अभी अपनी माँ के वोम में है. ठीक है. जो मदर का वोम है उसके अंदर वो प्रेजेंट है, उसके ओवरी में आ गए. अब ओवरी में आने के बाद क्या हुआ, उन सेल्स ने अपने आप को माइटोसिस किया. उन सेल्स के अंदर माइटोसिस हुआ. माइटोसिस होते ही उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte नाम दे दिया, क्योंकि माइटोसिस जिन सेल्स के अंदर हुआ है उसके बाद उन सेल्स के अंदर मियोसिस होना है. ठीक है. तो बहुत से सेल्स के अंदर जो मिलियंस की संख्या में सेल्स प्रेजेंट थे उनके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. और मियोसिस स्टार्ट होते ही, मियोसिस जैसे स्टार्ट होगा, मियोसिस स्टार्ट होते ही वो सेल्स मियोसिस जो होती है, जैसे माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, उसी प्रकार से जो मियोसिस होती है, मियोसिस के अंदर आपको दो फेज है वो देखने को मिलती है. एक तो मियोसिस फर्स्ट देखने को मिलता है और एक मियोसिस सेकंड देखने को मिलता है. ठीक है. और इसके अंदर आपको एक सेल से 4 सेल मिलते हैं. ठीक है. और जो क्रोमोसोम्स है उनकी संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है. क्रोमोसोम्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. ठीक है. अब ये जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, ये दोनों 4 फेज के अंदर कंप्लीट होते हैं. 4 फेज इनके अंदर देखने को मिलती है. मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 फेज देखने को मिलेगी आपको. ठीक है. जिनको अपन पी मेट के नाम से जानते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ठीक है. तो प्रोफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा, टीलोफेज फर्स्ट होगा. इस प्रकार से ये पहले 4 फेज आपको देखने को मिलेंगे. फिर मियोसिस सेकंड के अंदर वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, इस प्रकार से ये 4 फेज है वो देखने को मिलेगी. ठीक है. और अल्टीमेटली इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. और क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होके और जो नए जो सेल्स अपन को मिलेंगे वो 4 सेल मिलेंगे. ठीक है. और उन्हीं से अपन को गैमेट्स है वो देखने को मिलते हैं. कभी सेल डिवीजन की बात करेंगे तब डिटेल में इन सब चीजों की बात करेंगे. अपन टॉपिक पे आते हैं. ठीक है. तो जन्म से पहले मोस्ट ऑफ oogonia है वो अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देते हैं. ठीक है. बंद कर देते हैं. और जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर इनका निर्माण है वो देखने को मिलता है. मतलब जो सेल्स जो डबल हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को डबल कर लिया था माइटोसिस के माध्यम से, जिन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली थी, उनके अंदर मियोसिस फर्स्ट तो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. उनमें से मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट है वहीं पे स्टार्ट हो जाता है. अब मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट स्टॉप तो हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता. ठीक है. तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें आके ये मामला अटक जाता है. ठीक है. प्रोफेज फर्स्ट में आके ये सेल्स है वहीं पे अपने आप को क्या कर लेते, स्टॉप कर लेते, उसके आगे अपने आप को नहीं बढ़ाती. ठीक है. तो ये क्या करती है, before birth most oogonia stop dividing and enlarge to become primary oocytes. Each primary oocytes enter prophase of meiosis first. meiosis first का जो prophase first है उस स्टेज के अंदर ये एंटर कर जाते हैं, लेकिन बट देन अरेस्टेड, और यहीं पे ये अपने आप को अरेस्ट कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं. उसके आगे उस साइकिल को ये आगे नहीं बढ़ाते. मियोसिस फर्स्ट को ये कंप्लीट नहीं करते, प्रोफेज फर्स्ट में आके ये अटक जाते हैं. ठीक है. और अटकने वाली जो मामला होता है इसी को अरेस्टेड बोला जाता है, इसी को अरेस्टेड फेज है वो बोला जाता है. ठीक है. और इसी टाइम पे क्या होता है, अब ये प्राइमरी oocyte हो गया. प्राइमरी oocyte के अंदर क्या चेंज हो गया, प्राइमरी oocyte के अंदर चेंज हो गया कि ये मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट है उसी में अटका पड़ा है. ठीक है. अब क्या होगा, अब ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो गई है, जो प्रोफेज फर्स्ट में अटकी पड़ी है, उस सेल के चारों तरफ एक फोलिकुलर सेल्स की लाइनिंग बढ़ना स्टार्ट होगा. ठीक है. एक ऊपर से एक लाइनिंग है वो ऊपर से और बढ़ना स्टार्ट होगी. जैसे मान लो कि ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अटकी पड़ी है, मान लो ये कोई सेल है. ठीक है. ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अटकी पड़ी है. ठीक है. अब इसके ऊपर इसके चारों तरफ एक आवरण बनना स्टार्ट होगा. इस आवरण को अपन बोलेंगे फोलिकल्स. ठीक है. और प्रीमोर्डियल फोलिकल के नाम से अपन इसको जानेंगे. तो ये प्रीमोर्डियल फोलिकल है, ये इसका निर्माण है वो इसके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. अब बच्ची माँ के पेट में है और उसके पेट के अंदर ही जब उसकी ओवरी है उसके अंदर ये सारी इवेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं. एक बात. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है वो क्या देखने को मिलेगा उसकी अपन बात है वो करते हैं. ठीक है. अब अट्रेसिया इन फीटल लाइफ. ठीक है. अब फीटल लाइफ के अंदर अट्रेसिया है वो देखने को मिलेगा. ठीक है. ओवरी के अंदर सारा घटनाक्रम हो गया, बहुत सारे जर्म सेल्स है वो प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो गए और प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया जिसको अपन ने प्रीमोर्डियल फोलिकल के नाम से जाना. अब इसी अवस्था के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो देखने को मिलेगी. ठीक है. तो अट्रेसिया इन फीटल लाइफ, अट्रेसिया का मतलब हो गया कि डीजनरेशन होना.
ठीक है। बहुत सारे सेल्स है वो अपने आप को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जर्म सेल्स जो बने हुए थे ना, जिनको अपन ने ऊगोनिया नाम दिया था, ये जर्म सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, डीजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डीजनरेट करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अट्रेसिया बोलते हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ दीज जर्म सेल्स अंडरगो अट्रेसिया डीजनरेशन इवन बिफोर बर्थ, कि जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होता, बहुत सारी मात्रा में ये सेल्स क्या हो जाते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं। बहुत सारे सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ओवरी के अंदर बाय द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, अब बेबी के जन्म होने का टाइम आ गया। ठीक है, कंप्लीट उसके ऑर्गन्स मेच्योर हो गए और एट बर्थ का जब उसका टाइम आता है तो उस टाइम पे लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 लाख से 20 लाख प्राइमरी oocytes उसकी ओवरी के अंदर रिमेन रहते हैं। उसकी ओवरी के अंदर 2 लाख से 20 लाख तक प्राइमरी oocyte है वो प्रेजेंट रहेंगे, और जो मिलियंस की संख्या में जो और हुए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। उसकी ओवरी में ओनली कितने रहेंगे, 2 लाख से लेके 20 लाख तक प्राइमरी oocyte है उसके ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब प्राइमरी oocyte इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अटका पड़ा है। प्रोफेज जो फर्स्ट है इसके अंदर अटका पड़ा है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये क्या है, अटका पड़ा है। ठीक है, और जब बच्चे का जन्म होगा तो 2 लाख से लेके 20 लाख तक प्राइमरी oocyte है वो बच्चे के ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बाय बर्थ द फीमेल हैज ऑल द प्राइमरी oocyte शी विल एवर हैव, नो न्यू oocytes आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद किसी प्रकार का किसी भी सेल का कोई निर्माण बच्चे की ओवरी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यही 2 लाख से लेके 20 लाख तक प्राइमरी oocyte उसकी ओवरी के अंदर, प्रत्येक ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट फिर दूसरी फेज स्टार्ट होती है। ठीक है, अब बिफोर जन्म से पहले एक फेज कंप्लीट हो गई, जन्म से पहले एक फेज कंप्लीट हो गई जिसके अंदर अपन ने देखा कि योग से माइग्रेट होकर सारे सेल्स आ गए थे, और सारे सेल्स आके फिर उनके अंदर कुछ प्रक्रियाएं हुई थी, वो सारी चीजें अपन ने डिटेल में बात है वो की। उसके बाद अब बच्ची कहाँ आ गई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ गई। ठीक है, अपनी जो दुनिया है उसके अंदर बच्ची है वो आ गई। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबरिटी। प्यूबरिटी कौन सा पीरियड होता है, तो प्यूबरिटी वो पीरियड होता है जिसमें बच्चों के अंदर सेकेंडरी सेक्स जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, गौण लैंगिक जो लक्षण होते हैं जो 13 साल की उम्र के लगभग बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनमें हार्मोन्स का बैलेंस है वो अप डाउन होता है, जिसकी वजह से बच्चों के जो फिजिकली कुछ चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कियों की आवाज का पतली होना है, आदमियों की आवाज का भारी होना है। ठीक है, लड़कियों का जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, हिप का डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें उनके अंदर देखने को मिलती है 13 इयर्स ऑफ एज के अंदर, जिसको अपन प्यूबर्टिक एज के नाम से जानते हैं, जिसमें फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपीयर होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको जनरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जन्म से लेके प्यूबर्टिक जो एज होती है उस तक के टाइम के अंदर कुछ चीजें हैं। आफ्टर जन्म से लेके जो एडोलसेंस की जो एज होती है उसके अंदर कुछ चीजें अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर अपन को क्या क्या इवेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो एक तो कंटिन्यूड अट्रेसिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ओवरी के अंदर रिमेनिंग जो सेल्स रहे थे जो कि 2 लाख से लेके 20 लाख तक रिमेनिंग रह गए थे, वो भी क्या है, वो भी डिजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वो भी डिजनरेट हो रहे हैं। कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, बर्थ से लेके प्यूबर्टिक जो एज आएगी उसके बीच का जो टाइम हो गया। कहने का मतलब 8 बर्थ से लेके जो 13 ईयर ऑफ एज या 10 साल तक, मान लो 10 साल तक की जो एज का जो टाइम होगा, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें भी उसके ओवरी के अंदर कुछ घटनाएं हैं वो घटित होगी, जिसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, अट्रेसिया देखने को मिलेगा कि रिमेनिंग जो सेल्स है, जो जर्म सेल्स रिमेनिंग पड़े हुए हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डीजनरेट है वो हो रहे हैं। ठीक है, थ्रू आउट चाइल्डहुड द नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes steadily decreases due to the ongoing atresia. By the time puberty begins, only about 40,000 primary oocytes remain in the ovaries. कि जब बच्ची को जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या जब वो एडोलसेंस एज पे आती है, प्यूबर्टी एज पे आती है, तब तक उसकी ओवरी के अंदर ये कंटिन्यू डीजनरेशन का काम है वो शुरू हो रहता है, और इस एज तक आते आते 40,000 तक 40,000 तक जो जर्म सेल्स है प्राइमरी oocyte के रूप में उसकी बॉडी में उसकी ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 2 लाख से 20 लाख तक थे वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसकी ओवरी के अंदर आपको 40,000 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फोलिकल्स रिमेन डोरमेंट। ठीक है, अब असली खेल यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अपन ने देखा कि प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte था, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक प्राइमरी मेम्ब्रेन बनी थी। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जिसको अपन ने फोलिकल नाम दिया था, इस फोलिकल का ग्रो है वो होना स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, ये फोलिकल अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज द प्रीमोर्डियल फोलिकल्स रिमेन इन ए डोरमेंट स्टेज, रेस्टिंग स्टेट। द प्राइमरी oocyte is are still arrested in prophase of meiosis first. No further development occurs until puberty when hormonal changes activate them. ठीक है, ये 3 लाइन बहुत कुछ अपन को
बता रही है। क्या क्या बता रही है कि ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है, कौन सी फेज, इस फेज में, इस फेज के दौरान क्या देखने को मिलेगा, तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो तो क्या रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा। ये प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल था, ये जो फॉलिकल था, ये इसके अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं रहेगी। ये अपने आप को जिस प्रकार से ये बना हुआ था उसी अवस्था के अंदर अपने आप को ये रखेगा, रेस्टिंग अवस्था में ये रहेगा। एक चीज। दूसरी, द प्राइमरी oocyte आर स्टिल अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ म्योसिस फर्स्ट। जो प्राइमरी oocyte, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है ये अटका पड़ा है बेचारा। किसमें अटका पड़ा है, तो ये पड़ा है अटका म्योसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उस अवस्था के अंदर ये अटका पड़ा है। अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, तो ये यहीं पे क्या हो रहता है, अटका हुआ रहता है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट प्यूबर्टी तक आने तक किसी प्रकार का कोई देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब जब प्यूबर्टी एज पे आती है फीमेल, जहां पे तीसरा इवेंट चालू होगा, उस प्यूबर्टी एज पे फीमेल के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो मामला जो अटका पड़ा था, इस मामले के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर अपन को क्या है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीसरी जो फेज आएगी वो आएगी आपकी फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, ठीक है, प्यूबर्टी टू मोनोपेज, मीनोपॉज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ईयर्स की एक फीमेल है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ईयर का जो पीरियड होता है वो पीरियड कौन सा होता है, तो वो प्यूबर्टी से लेके मेनोपेज के बीच का जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी के एज जैसे मान लो कि किसी की मान लो 13 ईयर की मानते हैं अपन, तो 13 ईयर पे आते आते फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखने को मिलता है एक फीमेल के अंदर। वो यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 45 से लेके 55 की उम्र तक जाने तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और बंद होने को अपन बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो गया, इसके बाद फीमेल है वो क्या नहीं बन सकती, मदर है वो नहीं बन सकती, या प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है। तो इन्हीं जो इसके बीच का जो टाइम होता है 13 से लेके 45 ईयर या 50, कुछ महिलाओं में ये गैप रहता है, तो मान लो कि 13 से लेके 45 ईयर के बीच का जो टाइम होता है इसको अपन रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स की वजह से जो ओवरीज होती है उनके अंदर कुछ इवेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो उनकी अपन बात है वो करने वाले हैं कि ये कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, FSH and LH from the anterior pituitary gland, several primordial follicles are activated. However, typically only one follicle reaches full maturity and releases an egg. ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखने को मिलेगा अपन को कि प्यूबर्टी एज से लेके मेनोपेज के बीच का जो टाइम होता है इसमें हर मंथ पे जो फीमेल होती है उसकी ओवरी से एक एग है वो रिलीज होता है, ठीक है। एक फीमेल के अंदर दो ओवरी होती है, राइट और लेफ्ट, एक राइट साइड में होती है एक लेफ्ट साइड में होती है। तो एक मंथ में राइट साइड से एग रिलीज होगा और एक मंथ में लेफ्ट साइड से एग रिलीज होगा। इस प्रकार से अलग अलग अल्टरनेट मंथ पे आपको अलग अलग ओवरी से एग है उनका रिलीज है वो देखने को मिलेगा। अब ये एग है ये रिलीज क्यों होंगे, तो उसके पीछे हॉर्मोन्स का रोल होगा, ठीक है। तो जो फीमेल होती है उसके जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस के अंदर जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज करता है, और उनके द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होकर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर गोनाडोट्रोप्स नाम के सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और वो दो हार्मोन रिलीज करते हैं। एक को अपन FSH के नाम से जानते हैं और एक को अपन LH के नाम से जानते हैं, और FSH और LH जाके क्या करते हैं, ओवरी के अंदर कुछ इवेंट्स वो करवाने का काम है वो करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो अब इसके अंदर जो सबसे पहली जो स्टेप होगी उसके अंदर आपको प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता दिखाई देगा, ठीक है। तो अपन यहाँ दो चीजों के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो अपन को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे हैं फॉलिकल्स की, ठीक है। अब फॉलिकल क्या है कि एक प्राइमरी oocyte है, ये मान लो कि ये प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक इस प्रकार से लेयर बनी हुई है, ठीक है। एक कुछ सेल्स की लेयर है वो बनी हुई है, और उसी लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो फॉलिकल होगा ये फॉलिकल ग्रो करेगा, ठीक है। ये किसी हार्मोन के प्रेजेंस में क्या करेगा, अपने आप को ग्रो कराएगा, ठीक है। दो स्ट्रक्चर से बनी हुई चीजें हैं, और दोनों में से जो ऊपर वाली है ये एक सेल्स की लेयर बनी हुई है, और इसी लेयर को अपन फॉलिकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास जो अभी पीछे के इवेंट तक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी या ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको अपन ने बोला था प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है उसमें ये प्रेजेंट है। अब ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अब जब ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर चेंज होगा तो उसको चेंज होने के अंदर क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेगी उसकी अपन बात है वो करने वाले हैं।
ठीक है। तो द फ्लैट फोलिकुलर सेल्स अराउंड द प्राइमरी oocyte चेंज इनटू cuboidal और लो कोलुमनार सेल्स, दीज सेल्स आर नाउ कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर एक सिंगल सेल्स की लेयर बनी हुई है और इसी लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी लेयर को अपन बोल रहे हैं आपका प्रीमोर्डियल फोलिकल। क्या बोल रहे हैं, प्रीमोर्डियल फोलिकल। अब ये लेयर है, ये लेयर एफएसएच की प्रेजेंस में, एफएसएच की प्रेजेंस में, जो कि कहां से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आया और इसने क्या किया, इस फोलिकल्स को क्या किया, इसने इसको बड़ा करना स्टार्ट किया। तो ये फोलिकल है, इसने ग्रो करना स्टार्ट किया अपने आप को, ठीक है। तो ये जो लेयर जो बनी हुई है फोलिकल्स की, ये जिस सेल से मिलकर बनी हुई है, उन सेल्स को अपन ग्रेनुलोसा सेल्स के नाम से जानते हैं। इन सेल्स का नाम क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, वो होता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte था, इसके ऊपर ये जो सेल्स की जो लेयर है ये बनी हुई है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, वो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, द ग्रेनुलोसा सेल्स मल्टीप्लाई। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये इस एफएसएच के प्रेजेंस में अपने आप को इंक्रीज करेगी, अपने आप को बढ़ाएगी, ठीक है। जब ये अपने आप को इंक्रीज करेगी तो फॉर्मिंग सेवरल लेयर्स ऑफ अराउंड ऑफ द oocyte, ठीक है। ये और ज्यादा अपने आप की लेयर्स मल्टीप्लाई है वो करती जाएगी, ठीक है, अपनी लेयर्स को और ज्यादा बढ़ाती जाएगी, ठीक है। और बढ़ाने के बाद ये क्या करेगी, एक क्लियर थिक लेयर कॉल्ड जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये क्या करेगी, ये एक लेयर और बना लेंगे, ठीक है, ये एक लेयर और बना लेगी, जिस लेयर को अपन बोलेंगे जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई लेयर होगी, ठीक है, मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई लेयर होगी। अपीयर्स बिटवीन द oocyte एंड द ग्रेनुलोसा सेल्स। oocyte, प्राइमरी oocyte और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, इनके बीच में एक लेयर बन जाएगी यहां से, ये वाली, इस लेयर को अपन बोलेंगे जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा जो लेयर का निर्माण हुआ है, ये ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक लेयर है, ठीक है। ये किसके सराउंडिंग बनी, तो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई, किसके लिए, ग्रेनुलोसा सेल्स की। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये सेल्स इस पे टिक सकती है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल्स और जो प्राइमरी oocyte था, इनके बीच में एक लेयर का निर्माण हो जाएगा और उसी लेयर को अपन क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा बोलेंगे। इस लेयर का आगे इंपॉर्टेंस रहेगी, इसलिए अपन को यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जोना पेलुसिडा लेयर है, ये कहाँ बन रही है, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte के ऊपर एक फोलिकल की लेयर थी, उस फोलिकल को एफएसएच ने स्टिमुलेट किया। एफएसएच ने जैसे स्टिमुलेट किया, ये फोलिकल लेयर अपने आप को मोटा करना स्टार्ट कर दिया। इसने जैसे मोटा करना स्टार्ट किया, उसके बाद इसने एक लेयर का निर्माण और कर लिया, इसके बीच में प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में एक लेयर का निर्माण हो गया, जिसको अपन ने नाम दे दिया जोना पेलुसिडा। क्या नाम दे दिया, जोना पेलुसिडा, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रक्चर एट दिस स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी फोलिकल, ठीक है। अब जोना पेलुसिडा का लेयर का निर्माण जैसे हो जाएगा, तो ये जो प्रीमोर्डियल फोलिकल था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी फोलिकल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन प्राइमरी फोलिकल का नाम है वो दे देंगे, मतलब एक स्टेप ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लेयर क्या होगी, मोटी होगी, तो मोटी होते ये क्या हो गई, प्रीमोर्डियल से प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो प्राइमरी फोलिकल बना था, इस सेकेंडरी फोलिकल के अंदर चेंज होगा। अब सेकेंडरी फोलिकल के अंदर चेंज होगा तो इसके अंदर और चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलेंगे, उसकी अपन बात है वो करने वाला है, ठीक है। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स रेस्ट्स ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक बात, ठीक है। उस लेयर को अपन ने क्या नाम दिया, जोना पेलुसिडा, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर थी, ठीक है। आउटसाइड दिस मेम्ब्रेन, आउटसाइड दिस मेम्ब्रेन द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स ए रीजन कॉल्ड द थिक्का फोलिकुलाई। द थिक्का डिफरेंशिएट इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर, एक बात। दूसरी चीज, ये जो थिक्का है ये दो मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक प्राइमरी oocyte था, ये एक प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर का निर्माण हुआ और इस लेयर को अपन ने नाम दे दिया जोना पेलुसिडा, ठीक है। और जोना पेलुसिडा नाम देने के बाद अब ये जो लेयर है, ये ऊपर जो लेयर, इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है, इस लेयर को अपन ने क्या नाम दिया, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर हो गई, ठीक है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ठीक है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। देखिए जैसे अपन ने इसको नाम दे दिया जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, ये प्राइमरी oocyte हो गया, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर हो गई, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है वो हो गई। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर
अपन को दिखाई दी। ये स्ट्रक्चर जब बनी तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये प्राइमर से और मेच्योर होगा, जिसको अपन सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होगा तो उस समय क्या चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा ओवरी की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओवरी की स्ट्रक्चर होती है, ओवरी के अंदर कोर्टेक्स पार्ट होता है, उसका मेडुला पार्ट होता है। कोर्टेक्स पार्ट के अंदर ये सारे जर्म सेल्स है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये किसी फीमेल की ओवरी है, तो ओवरी के अंदर ये वाला जो अंदर वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको अपन मेडुला बोलेंगे, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये कोर्टेक्स पार्ट होगा। इस कोर्टेक्स पार्ट में जर्म सेल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, और ये जर्म सेल्स के आसपास जो सेल्स होंगे जिनको अपन स्ट्रोमल सेल्स बोलेंगे, जो कि कोलेजन्स का निर्माण करेंगे। कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण करेंगे, या कोलेजन फाइबर्स के माध्यम से इन सेल्स को उलझा के रखेंगे अपने पास इसको रखने का काम है वो करेंगे, ठीक है। तो ये कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स जो स्ट्रोमल सेल्स है, ये स्ट्रोमल सेल्स क्या करेंगे, इस ग्रेनुलोसा सेल्स के आसपास एक सेल का और निर्माण कर देंगे, ठीक है। और उस सेल को अपन बोलेंगे थिक्का फॉलिकुलाई। मतलब ये जो थिक्का है, थिक्का सेल है, इसका ये थिक्का जो लेयर है इसका निर्माण इसके चारों तरफ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये थिक्का फॉलिकुलाई का निर्माण है वो इसके चारों तरफ देखने को मिलेगा। अब ये जो थिक्का लेयर है ये अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी दो पार्ट में, ठीक है। एक ये अंदर की तरफ, अपने अंदर की तरफ ये लेयर बना लेगी एक, तो इस प्रकार से, मतलब दो लेयर के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक लेयर ये बाहर की तरफ हो जाएगी और एक लेयर ये अंदर की तरफ हो जाएगी। दो लेयर के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी। अंदर वाली को थिक्का इंटरना बोल देंगे और बाहर वाली को थिक्का एक्सटर्ना बोल देंगे, ठीक है। तो दो लेयर के अंदर ये थिक्का जो लेयर है ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। थिक्का इंटरना। इनर लेयर हाईली वेस्कुलराइज्ड है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। अंदर वाली है इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है। कंसिस्ट ऑफ पुबोइडल सेक्रेटरी सेल्स दैट प्रोड्यूस एड्रोस्टेरोडियोन, ए प्रिक्यूसर ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। कुछ मात्रा में ये एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। ये जो थिक्का जो इंटरना है ये एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगी, जो कि आगे जाके एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन जो सिक्रेशन होता है वो इन थिक्का सेल्स के माध्यम से देखने को मिलता है। और ये थिक्का सेल्स का निर्माण कब होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, तब ये लेयर है वो अपन को देखने को मिलती है। थिक्का एक्सटर्ना जो लेयर होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। थिक्का इंटरना के बाहर की ओर होती है। आउटर लेयर होती है मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बिगिन टू सिक्रीट फॉलिकुलर फ्लूइड, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो आपकी ये जो ग्रेनुलोसा जो सेल्स है, इन ग्रेनुलोसा सेल्स को ये जो एक्सटर्ना है ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये एफएसएच की प्रेजेंस में अपने आप से कुछ फ्लूइड है वो सिक्रेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब जब ये सिक्रेट फ्लूइड है वो सिक्रेट करना स्टार्ट करेगी, तो सिक्रेट करेगी तो उस टाइम पे इसके आसपास एक केविटी बन जाएगी, ठीक है। ये जो लेयर है इससे कुछ सिक्रेशंस होंगे, इस सिक्रेशंस होंगे तो इस एरिया के अंदर जो प्राइमरी oocyte और जो आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई जो जोना पेलोसिडा लेयर है ये तो एक साइड में हो जाएंगे, और इसके अंदर यहाँ एक केविटी का निर्माण है वो देखने को मिलेगा, और उसके अंदर एक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा जिसको अपन एंट्रम बोलेंगे, ठीक है। एंट्रम केविटी है वो बोलेंगे। तो दिस फ्लूइड एक्यूमुलेट्स forming a cavity called antrum within the follicle, ठीक है। The innermost layer of granulosa cells becomes firmly attached to the zona pellucida and is now called in the corona radiata meaning radiant crown, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, आगे के इवेंट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा तो ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेगी, एक फ्लूइड सिक्रीट करेगी, ठीक है। फ्लूइड सिक्रीट करेगी तो वो फ्लूइड कहाँ होगा, यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इकट्ठा होना होते होते ये दोनों जो आपकी जोना पेलुसिडा है और जो प्राइमरी oocyte है ये तो एक कोड़े में आ जाएंगे, और यहाँ पे केविटी का निर्माण हो जाएगा जिसको अपन एंट्रम बोलेंगे, जो कि एक फ्लूइड फिल्ड केविटी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जोना पेलुसिडा है और जो जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये दोनों लेयर अपने आप को एक कर लेगी, और जब ये दोनों लेयर मिल जाएगी, दोनों लेयर अपने आप को एक बना लेगी, तो एक बनाते ही इस लेयर का नाम हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। क्या नाम हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा। अब जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स है ये दोनों क्या हो गई, एक हो गई, ठीक है। जोना पेलुसिडा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जोना पेलुसिडा प्लस आपकी ग्रेनुलोसा जो सेल्स है ये क्या हो जाएगी, दोनों मिल जाएगी, और दोनों मिलके क्या बना लेगी, कोरोना रेडिएटा बना लेगी। कोरोना रेडिएटा के नाम से लेयर का निर्माण है वो कर लेंगे। मतलब जैसे ही दोनों अपने आप में मर्ज हो जाएगी, मर्ज होते ही इसको अपन क्या बोल देंगे, कोरोना रेडिएटा है वो बोल देंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। और जब कोरोना रेडिएटा का निर्माण हो जाएगा, एंट्रम केविटी बन जाएगी, उसको अपन क्या बोल देंगे, उस टाइम पे ये जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी तक अपन बात नहीं कर रहे हैं कि प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही अटका पड़ा है,
उसको अपन ने छेड़ा भी नहीं है, अभी कहाँ चेंज हो रहे हैं, फोलिकल्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। वो फोलिकल्स के अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं उसके अपन स्टेप बाय स्टेप है वो बात है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिससे डायग्राम के माध्यम से मैं आपको अपन बताना चाहेंगे कि ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। प्राइमरी oocyte के बाद क्या देखने को मिला, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जिसको अपन ने नाम दिया जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा नाम है वो देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेनुलोसा सेल्स है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स है वो अपने आप को एक कर लेती है, ये दोनों जब एक हो जाती है तो एक होती है, इसको अपन कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, इसको अपन कोरोना रेडिएटा है वो बोल देते हैं। दोनों लेयर अपने आप को मर्ज कर लिया, दोनों एक हो गई तो ये क्या हो गई, सॉरी ये दोनों एक हो गए तो क्या हो गई, ये कोरोना रेडिएटा बन गया, ठीक है। ये पूरी एक कैविटी बनती है जिसको कैविटी को अपन एंट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा बहुत सारा लिक्विड है वो भरा रहता है। और ये लिक्विड क्यों भरता है यहाँ पे, ये लिक्विड इस एंटायर स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन देने के लिए पर्याप्त होता है, मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें होती है जिससे कि इसकी आगे की प्रोसेस है वो कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है। तो ये इसको न्यूरिशमेंट करने के लिए ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है इनके द्वारा ये सिक्रेशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब नेक्स्ट क्या देखने को मिला, सेकेंडरी फोलिकल है वो मेच्योर ग्राफियन फोलिकल के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी फोलिकल है वो मेच्योर ग्राफियन फोलिकल के अंदर चेंज होगा। तो द फोलिकल कंटिन्यूअस टू ग्रो लार्ज एज मोर फ्लूइड accumulate in the antrum, the primary oocyte still diploid completes meiosis first। अब देखो क्या हुआ, अब प्राइमरी oocyte के अंदर हलचल है वो स्टार्ट हो गई, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हो गई, हलचल स्टार्ट हो गई। जो प्राइमरी oocyte meiosis फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट में अटका पड़ा था उसने अपनी meiosis फर्स्ट वो क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसने अपनी meiosis फर्स्ट क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब meiosis फर्स्ट कंप्लीट करते ही एक जो प्राइमरी oocyte की जो सेल थी वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है। एक थोड़ा बड़ा हो जाएगा और एक साइज में छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से जिसको अपन फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी और दूसरा है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो meiosis फर्स्ट प्रोड्यूसेस टू हैप्लॉइड एन सेल्स अनइक्वल साइज, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल वे में अपन बात करते हैं कि meiosis के अंदर दो फेज के अंदर meiosis कंप्लीट होता है, meiosis फर्स्ट और meiosis सेकेंड। meiosis फर्स्ट के अंदर एक सेल से दो सेल बन जाती है, एक सेल से कितनी सेल बन जाती है, दो सेल बन जाती है, और दोनों में जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक सेल थी, इस एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले meiosis फर्स्ट हुआ, meiosis फर्स्ट जैसे होगा तो इससे दो सेल बनेगी, दो सेल बनेगी तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम आएंगे और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही होगा मामला, तो ये मामला होते ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ meiosis जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अटका पड़ा था उसने अपना meiosis कंप्लीट है वो कर लिया, meiosis फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया। meiosis की पूरी डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, meiosis फर्स्ट ये क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया एक सेल थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और एक सेल छोटा देखने को मिलेगा, वीक देखने को मिलेगा। तो वीक होगा उसको अपन पोलर बॉडी बोलेंगे, और पोलर बॉडी में फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कहलाएगी ए वेरी स्मॉल सेल दैट रिसीव ऑलमोस्ट नो साइटोप्लाज्म, इट इसेंशियली कंटेन्स डिस्कार्डेड न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। ये इसीलिए बढ़ती है कि न्यूक्लियर मटेरियल है वो हाफ हो जाए, क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही कम अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अपन फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानेंगे। उसके बाद सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या चेंज होगा, तो ए लार्ज सेल दैट रिसीव्स मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें जो एक बड़ी सेल बनी है ये मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और द सेकेंडरी oocyte इमीडिएटली बिगिंस meiosis सेकेंड, then arrested again at metaphase second. The follicle is now fully mature and is called the mature Graafian follicle. It bulges at the surface of the ovary. अब क्या हुआ, ठीक है, meiosis फर्स्ट कंप्लीट हुआ, meiosis फर्स्ट कंप्लीट होते ही इसके अंदर meiosis सेकंड है वो स्टार्ट हो जाता है तुरंत से। meiosis सेकंड जब स्टार्ट होगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो इस सेल से meiosis फर्स्ट सेकंड है वो स्टार्ट हो जाए इसके अंदर भी सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर भी डिवीजन है वो होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इस केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि ये meiosis सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये आगे जाके अरेस्ट हो जाएगा किसमें, मेटाफेज सेकंड के अंदर, ठीक है। मेटाफेज सेकंड के अंदर अपने आप को क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। ये सेल है इसका जो डिवीजन है वो meiosis सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन meiosis सेकंड का जो मेटाफेज सेकंड है उसके अंदर जाके अपने आप को वापस से क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। सेकंड डिवीजन अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगला पड़ाव क्या देखने को मिलेगा, तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो बन जाएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी फॉलिकल था उससे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो बन गया, मतलब जो फॉलिकल को जितना ग्रो होना था वो फॉलिकल ने कंप्लीट रूप से अपने आप को ग्रो कर लिया, ठीक है। और जो सेकेंडरी oocyte था
सॉरी जो प्राइमरी oocyte था उसके अंदर जो म्यूसिस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अटका पड़ा था, उसका म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होके उसके अंदर म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और म्यूसिस सेकंड स्टार्ट होते ही ऊपर से एलएच आएगा, ठीक है। और म्यूसिस सेकंड स्टार्ट होके म्यूसिस सेकंड कहां जाके अटक जाएगा, मेटाफेज सेकंड के अंदर जाके अटक जाएगा, ठीक है। मेटाफेज सेकंड के अंदर जाके अटक जाएगा। अब अपने पास जो एंटायर स्ट्रक्चर बची हुई है वो एक तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अपने पास प्रेजेंट है, और जो अपने पास जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है उस सेकेंडरी oocyte में है वो कहां अटका पड़ा है, मेटाफेज सेकंड के अंदर अटका पड़ा है, म्यूसिस सेकंड के मेटाफेज के अंदर अटका पड़ा है। ये स्ट्रक्चर अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर थी जिसको अपन ने फॉलिकल्स का नाम दिया था, ये फॉलिकल्स कंप्लीट रूप से क्या हो गए, मेच्योर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा उसकी अपन बात है वो करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन देखने को मिलेगा। ओवुलेशन में आप जानते ही हो कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो एकदम से बढ़ेगा, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होगा तो उससे सेकेंडरी oocyte है वो तो रिलीज होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मैच्योर द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी अलोंग विथ, ठीक है, कि किस कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होते ही सेकेंडरी oocyte के साथ कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो जाएगी। तो एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी उसके साथ जाएगी, क्योंकि द कोरोना रेडिएटा जो लेयर है वो भी उसके साथ जाएगी। दिस रिलीज इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन है वो देखने को मिलेगा। द सेकेंडरी oocyte इज स्वेप्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास है वो करना है, ठीक है। ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है। अभी सेकेंडरी oocyte रप्चर होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आ गया तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रह गई, और इसी स्ट्रक्चर को जब अपन ने मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तब अपन ने बात की थी कि इसी स्ट्रक्चर को जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बचती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं अपना कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो बाहर निकली है, जो रिलीज हुई है और बाहर होकर कहां जाएगी, ये फैलोपियन ट्यूब से के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिम्ब्रीज से अटैच रहेगी, और फिम्ब्रीज से अटैच होकर फिम्ब्रीज को क्या करेगी, कैच कर लेगी, कैच करके इसको यूटेराइन ट्यूब के अंदर ले जाएगी। अब यूटेराइन ट्यूब के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी जाती है, इसके साथ जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी वो उसके साथ जाएगी। कोरोना रेडिएटा जो बनी थी ग्रेनुलोसा सेल्स और आपकी जोना पेलुसिडा से मिलकर जो लेयर बनी थी वो इसके साथ जाएगी, ठीक है। और इस इवेंट को क्या बोलेंगे अपन, ओवुलेशन बोलेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, स्विफ्ट होकर फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट अपन को देखने को मिलेगा आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बच गई, फॉलिकल्स की जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच गई उसको अपन ने क्या नाम दिया, तो उसको नाम दिया अपन ने कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। आफ्टर रिलीजिंग द oocyte द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल, ठीक है, इंटरना एंड ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, इनका जो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम को अपन ने टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्यों बोला, टेम्परेरी तो इसलिए बोला क्योंकि ये 14 डे तक इसका लाइफ स्पान होता है, ये 14 दिन तक रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज एंडोक्राइन क्यों बोला, तो ये क्या करता है, कुछ सिक्रीशंस देता है, जैसे कुछ हार्मोन्स है वो सिक्रेट करता है, जिसमें ये मोस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, तो ये सिक्रेशन इसके द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन प्राइमरीली, एस्ट्रोजन इन स्मॉल अमाउंट्स। These hormones prepare the uterus for possible implantation। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करके रखते हैं, यूट्रस की लेयर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई, स्पर्म नहीं मिला, जो रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte उसको अगर स्पर्म नहीं मिला, तो द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स इनटू स्कार लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा अपन को, तो उसकी अगर अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन और डिजेनरेशन, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस केस में क्या होगा, द सेकेंडरी oocyte अलोंग विद द पोलर बॉडीज एंड कोरोना रेडिएटा डिजेनरेट विद इन 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, इट नेवर कंप्लीट्स मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस सेकंड स्पर्म के फर्टिलाइज सॉरी स्पर्म के पेनिट्रेशन के बाद आपको मियोसिस सेकंड वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ओवरी सॉरी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte चला गया, जाने के बाद अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो उस केस में उसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगा और वो आफ्टर 24 आवर्स क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस केस में क्या चीज देखने को मिलेगी, तो उसकी अपन बात करते हैं। ए स्पर्म पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर सेकेंडरी oocyte, जैसे मान लो कि ये सेकेंडरी oocyte है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, और इधर से मान लो कि ये स्पर्म है,
ये स्पर्म है, ये मान लो कि इसको आगे पेनिट्रेट कर देता, तो जैसे ये पेनिट्रेट करेगा, इसको सेकेंडरी oocyte है, इसको जैसे ये पेनिट्रेट करेगा तो दिस ट्रिगर द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट म्यूसिस सेकेंड। सबसे पहले ये क्या करेगा, म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा, और म्यूसिस सेकेंड जैसे ही ये कंप्लीट करेगा, म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट करते ही ये जो रिमेनिंग जो पोर्शन था, ठीक है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, और जो सेकेंडरी जो उस साइड जो बनना था वो भी क्या हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड है वो हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पोलर बॉडी भी अपन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो म्यूसिस सेकंड प्रोड्यूसेस ओवम, और आपको एक मेच्योर एग है वो देखने को मिल जाएगा। द लार्ज हैप्लॉइड एंड फंक्शनल जो फीमेल गैमेट है वो अपन को देखने को मिलता है, ठीक है, और तभी अपन इसको एग है वो बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन को सेकंड पोलर बॉडी देखने को मिलेगी, अनदर स्मॉल नॉन फंक्शनल सेल देखने को मिलेगी, क्योंकि दो अनइक्वल साइज के अंदर सेल्स है, इनका डिवीजन अपन को देखने को मिलेगा, जिसको अपन सेकंड पोलर बॉडी के नाम से जानेंगे, सेकंड पोलर बॉडी के नाम से अपन इसको जानेंगे, और ये कंप्लीट एक मेच्योर एग है वो अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आउटकम अपन को क्या मिलेगा कि स्पर्म का न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जब दोनों मिलेंगे तो मिलते ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होते ही क्या हो जाएगा, इनके अंदर एक नया जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, एक जाइगोट का निर्माण है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आउटकम, द प्राइमरी oocyte अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस वन मेच्योर ओवम एंड पोलर बॉडीज विच डिजनरेट्स, पोलर बॉडीज है ये वीक होगी तो ये डिजनरेट हो जाएगी। द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों जब मिलेंगे तो उससे आपको एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण है वो देखने को मिलेगा, जिसको अपन जाइगोट के नाम से जानेंगे, क्योंकि जो स्पर्म होगा इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और एक ह्यूमन बीइंग जो सेल होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि ये दोनों सेल्स मिलकर पूरा कर लेगी और एक नए जाइगोट का निर्माण है वो कर लेगी, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स की सेल है उसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। अब की कॉन्ट्रास्ट विथ मेल्स, ठीक है, तो इन मेल वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 फंक्शनल स्पर्म, ठीक है। तो मेल के अंदर एक जो प्राइमरी जो जर्म सेल होती है उससे 4 स्पर्म सेल है वो देखने को मिलते हैं, जबकि फीमेल के केस में क्या देखने को मिलता है, वन प्राइमरी oocyte प्रोड्यूसेस ओनली वन फंक्शनल ओवम, एक ही फंक्शनल सेल है वो देखने को मिलेगी, बाकी पोलर बॉडीज देखने को मिलेगी जो कि डीजनरेट है वो हो जाएगी, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द ओवम रिटेन्स मैक्सिमम साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द अर्ली एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट रूप से oogenesis एंड फोलिकुलर डेवलपमेंट है ये देखने को मिलता है एक फीमेल के केस में। तो फीमेल की ओवरी के अंदर ये बिफोर बर्थ ही ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसके साथ में फोलिकल्स का भी डेवलपमेंट होता है एफएसएच और एलएच के प्रेजेंस में, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको देखने को मिलते हैं। हमने थोड़ी सी कोशिश की है आपको ये पूरी प्रोसेस समझाने की, तो जिन भी बच्चों के एग्जाम्स है उनके रिगार्डिंग आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और